जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग करंट अफेयर की 8वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। आज के क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके करंट अफेयर के। तो आज हम लोग ऑपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और आपका जो नया संसद भवन बना था इससे संबंधित क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे इसी लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मौर्य एजुकेशन 07 नाम से है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पहले करते हैं। इसका अगर टेलीग्राम आपको चाहिए, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा करके वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास आयोजन किया है? यानी किस अभ्यास का आयोजन किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा? तो याद रखिएगा दोस्तों, उस अभ्यास का नाम है ऑपरेशन सजग। क्या नाम है? ऑपरेशन सजग। इस अभ्यास का होस्ट किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, ICG ने किया। ICG का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है? तो राकेश पाल जी हैं। कौन है? राकेश पाल जी है। इसका अभी हाल ही में आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन हुआ है। और किस रीजन की वजह से हुआ, किस कारण की वजह से हुआ? तो इसका कारण था दोस्तों इसकी सुरक्षा के लिए, पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में ऑपरेशन सजग पश्चिमी घाट पर चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये चलाया गया। और भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो आपके राकेश पाल जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मालाबार ऑपरेशन से संबंधित। मालाबार ऑपरेशन किससे संबंधित दोस्तों? क्वेड देश हैं। क्वेड देश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके? इंडिया आता है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, USA। क्वेड के यानी मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है किन देशों के बीच में होता है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। इन 4 देशों के बीच में होता है। जो 2023 में हुआ है दोस्तों, ये 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसको होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। पहली बार मालाबार युद्ध अभ्यास के इतिहास में पहली बार होस्ट किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। जायद तलवार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो दोस्तों तो जायद तलवार जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और UAE के बीच में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडिया और UAE के बीच में होता है। अब बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखिएगा ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त भारत ने किसके मध्य चलाया था? तो तुर्की और सीरिया के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है, 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन क्लीन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन क्लीन पंजाब से संबंधित है। पंजाब राज्य को नशा मुक्त करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया था। ऑपरेशन गोल्डन अर्ब किससे संबंधित है दोस्तों? ऑपरेशन गोल्डन अर्ब जो ब्रिटिश के राजा थे चार्ल्स III, उनकी ताजपोशी के लिए ये चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन गोल्डन अर्ब जो ब्रिटिश राजा चार्ल्स III थे उनकी ताजपोशी के लिए चलाया गया था। फिर बात करते हैं ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर अधिकार करने के लिए कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में चलाया गया था और किसके लिए? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है, ऑपरेशन जीरो आवर में। ठीक है, 1942 में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा दोस्तों यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन से संबंधित है। जब आपका रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तो वहाँ पर फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से संबंधित है दोस्तों। इसका संबंध किससे है ऑपरेशन देवी शक्ति का? तो अफगानिस्तान से। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय गोवा से संबंधित है। गोवा से संबंधित है। 1961 में पुर्तगालियों से आज़ादी दिलाने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है दोस्तों, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य की अत्रेयापुरम
ठीक है, पुथारे, ठीक है, पुथारे कुल्लू मिठाई, अत्रेयापुरम पुथारे कुल्लू मिठाई को जीआई टैग मिला है। अत्रेयापुरम पुथारे कुल्लू मिठाई का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो जीआई टैग आपको आंध्र प्रदेश को दिया गया है। किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो 1983 में बना। पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो 1983 में बना था। अब बात करते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग आपका इसकी शुरुआत कब से होती है? तो जीआई टैग आपका 1999 के एक्ट से शुरू होती है, प्रारंभ होती है। और याद रखिएगा, इसको प्रदान कौन करता है? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। कितने वर्षों के लिए मिलता है? तो 10 सालों या 10 वर्षों के लिए मिलता है। और ये वर्ल्ड लेवल पर है। ये जो आपका जीआई टैग अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ये हो जाता है आपका जीआई टैग WIPO। ये इस नाम से आपका जीआई टैग फेमस हो जाता है। और इसका मुख्यालय फिर कहाँ है वर्ल्ड लेवल पर? तो ये आपका जिनेवा में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? जिनेवा में है। अब देखिएगा, WIPO का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है वर्ल्ड, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये होता है। अब बात करते हैं कुछ जीआई टैग प्रदान किए गए थे। जैसे कम्बम अंगूर का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तमिलनाडु को दिया गया है। बसहोली पेंटिंग का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? बसहोली पेंटिंग का जम्मू कश्मीर है। सुंदर रजा आम ये आपका जीआई टैग किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के यानी MP के रीवा को दिया गया है। काली मिर्च चावल किसे दिया गया है? तो ये आपका उड़ीसा को दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं काला नमक का जीआई टैग किसे दिया गया? काला चावल का जीआई टैग, काला नमक चावल जो है आपका, काला नमक जो चावल है एक आपकी प्रजाति, वो आपकी वैरायटी है आपकी चावल की, तो उसे किसे प्रदान किया गया है? तो आप मणिपुर को दिया गया है काला चावल को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सितंबर महीने के 3rd शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर महीने के 3rd शनिवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, यानी अगर इस बार की बात करें 2023 में, तो सितंबर महीने का जो 3rd शनिवार था वो कब पड़ा था? 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने के 3rd शनिवार को मनाया जाता है। यानी अगर 2023 की बात करें तो कब मनाया गया था? 16 सितंबर को मनाया गया था। जो आपका रेड का मतलब, रेड पांडा का मतलब ये आपका होता है लुप्त के कगार पर हैं। जो आपके रेड पांडा वो क्या है? लुप्त होने के कगार पर हैं। और ये कहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों? तो ये बांस के पेड़ पर रहते हैं। आपके जो रेड पांडा वो कहाँ पर रहते हैं? बांस के पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं? बांस के पेड़ों। और इनके कट जाने की वजह से जो आपके रेड पांडा हैं वो क्या हो गए? धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। किसके? लुप्त होने, क्योंकि बांस अब धीरे धीरे बांस के पेड़ हैं कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेड पांडा भी क्या हो रहे हैं? उसी पर रहते थे। इसकी वजह से क्या है? वो लुप्त होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड बम्बू डे। वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वर्ल्ड बम्बू को, देखो बम्बू को क्या कहा जाता है? हरी घास भी कहा जाता है। और वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। रेड पांडा का जो लोगो है, रेड पांडा का जो लोगो है वो क्या लोगो है आपका? ठीक है, रेड पांडा का लोगो ये किसके द्वारा दिया गया? तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, WWF के द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा? WWF के द्वारा। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर दोस्तों? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, CM लाडली बहन आवास योजना ये आपका कब शुरू किया गया? 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत होती है।
कब होती है? 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत होती है। कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात ये 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई। पीएम मोदी जी के बर्थडे पर इसकी शुरुआत की गई। तो कहाँ पर शुरू की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कुशायाम ठाकरे ऑडिटोरियम में इसकी शुरुआत होती है। किसने शुरुआत करी है? तो वहाँ के जो सीएम हैं शिवराम जी के द्वारा ये आपकी शुरुआत होती है। आगे बात करते हैं क्यों शुरू की गई। तो जो महिला हैं महिलाओं के आवास उपलब्ध कराना, उन महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना जिन्हें आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला था। यानी पहला तो इसका रीज़न है कि क्यों ये शुरू किया गया आपका, तो ये आपका महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए। और किन महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है? जिन महिलाओं को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उनको आपको क्या करना है? आवास उपलब्ध कराना है। और इसके साथ साथ अगर उनकी पारिवारिक आय, ठीक है, 12,000 रुपये से कम है, कितना? 12,000। उनकी पारिवारिक आय अगर 12,000 रुपये से कम है तो उन्हें क्या किया गया है? जो आपका बहन लाडली योजना है इसमें क्या है? आवास उपलब्ध कराना महिलाओं का, ये इसका उद्देश्य था। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। और याद रखिएगा ये कहाँ पर शुरुआत होती है? तो ये आपका जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ पर? एमपी में। एमपी के सीएम शिवराम जी के द्वारा सीएम लाडली बहन योजना जो आपका आवास योजना है इसका शुभारंभ किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछा जाता है कि पहली सौर सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश के सांची नामक स्थान पर बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के सांची में बनाई जा रही है। पहला यूनिटी मॉल, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के कहाँ पर? उज्जैन में आपका बनाया जा रहा है। कहाँ पर? उज्जैन में। फिर इसके बाद बात करते हैं सीएम सीखो कमाओ योजना। सीएम सीखो कमाओ योजना वो कहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है? तो एमपी मध्य प्रदेश में शुरुआत की जा रही है। प्रवासी भारतीय ये किससे संबंधित है? तो ये इंदौर से संबंधित है, ठीक है। और ये कब मनाया गया? ये आपका कब का है? तो 17 नवंबर का है। कब का दोस्तों? 17वें नंबर का, नवंबर नहीं, 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय जो आपका मनाया गया वो कहाँ पर मनाया गया? इंदौर में मनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ये किससे संबंधित है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ये आपका सबसे स्वच्छता के लिए तो वो इंदौर पहले स्थान पर है और आपका आगरा यानी यूपी का आगरा वो दूसरे स्थान पर रहा है। अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें तो आपका इंदौर पहले स्थान पर है और आगरा आपका जहाँ पर आपका ताजमहल है वो आपका दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है आपका मेजर पायल झाबड़ा है। क्या नाम है? मेजर पायल झाबड़ा। इनका निवास स्थान कहाँ है? जिंद हरियाणा से बिलोंग करती हैं। कहाँ रहने वाली हैं? मेजर पायल झाबड़ा हरियाणा की रहने वाली हैं। ये पहले महिला सर्जन हुआ करती थी, अब ये क्या बन गई हैं? पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और महिला अधिकारी ये सैन्य अधिकारी हैं, ठीक है। पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ महिलाओं के बारे में जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिएगा महिलाओं में सबसे पहले अगर कैप्टन शिवा चौहान की बात करें तो कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दूसरा बात करते हैं कृष्णा कोच, ये महिला ये चांद पर जाने वाली पहली महिला हैं। पूछा जाता है चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं आपकी कौन है यहाँ पे? कृष्णा कोच हैं। उसके बाद बात करते हैं दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा एयरफोर्स में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। एयरफोर्स में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? दीपिका मिश्रा हैं। आगे बात करते हैं सुरभि जखमोला के बारे में। सुरभि जखमोला ये कहाँ पर? भूटान में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली
महिला अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के पास 2 उपलब्धियां हैं पहली होने में। सबसे पहले है कि ये पहली राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं। और अगर बात करें कांग्रेस में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके सरोजिनी नायडू। अगर केवल महिला अध्यक्ष का तो एनी बेसेंट, अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहता है तो सरोजिनी नायडू आपकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया, तो याद रखिएगा पुराने संसद भवन या जो पुराना संसद भवन है वो आपका अब उसके स्थान पर एक नया संसद भवन का निर्माण किया गया है। उस वैसे भी संसद भवन को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट या संसद ही कहा जाता है, लेकिन पुराने संसद भवन का नाम इन्होंने क्या नाम रखा है, तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रख दिया गया। क्या नाम रखा गया, संविधान सदन। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया, संविधान सदन रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पुराने संसद भवन के बारे में। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1927 ईस्वी में। काम कब शुरू होता है, 1921 में इसके बनने की शुरुआत शुरू होती है, बनने का काम शुरू होता है। और ये स्थापना कब होती है, 1927 में। वास्तुकार कौन थे संविधान सदन के यानी पुराने संसद के, तो नाम लिखा हुआ दोस्तों लुटियंस और बेकर थे, यहाँ पे इसके वास्तुकार थे। इसका आकार कैसा था, तो गोलाकार था। कितने साल तक ये अपना संसद बना रहा, सदन बना रहा, ठीक है, तो 96 सालों तक ये भारत का संसद था। ठीक है, संसद बना रहा। आगे बात करते हैं, पहले इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता था, उसका नाम है आपका काउंसिल हाउस के नाम से, यानी काउंसिल भवन के नाम से इसको जाना जाता था। इसे काउंसिल भवन भी कहते थे। आगे बात करते हैं, अब नए संसद भवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नए संसद भवन के बारे में, तो जो नया संसद भवन है आपका दोस्तों, नया संसद भवन की जो स्थापना होती है वो 28 मई 2023 को होती है। वीर सावरकर जी की जयंती पर होती है। किसके द्वारा किया जाता है, पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाता है। इस वाले संसद भवन का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार इसका आकार है। इसमें द्वार कुल कितने हैं, तो कुल 6 द्वार हैं, जिसमें से 3 द्वार मुख्य हैं। और तीनों द्वार देखो, मुख्य द्वार कौन कौन से हैं, एक को शक्ति कहते हैं, दूसरे को कर्म कहते हैं और तीसरे को ज्ञान। 3 द्वार मुख्य हैं और तीनों के नाम है, एक का शक्ति है, एक का कर्म है और एक का ज्ञान है। फिर आगे बात करते हैं, नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, मतलब लोकसभा के लिए कितने सीट हैं यहाँ पे, तो 888 कुल सीटें हैं। राज्यसभा के लिए कुल कितनी सीट, मतलब कितने लोगों की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे 384 लोगों की। अगर दोनों को मिला दिया जाए कुल कितना है, तो 1272 लोगों की। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार याद रखिएगा दोस्तों विमल पटेल हैं। कौन है, विमल पटेल। किस कंपनी ने इसको बनाया था, यानी टेंडर किसे मिला था बनाने का, तो टाटा कंपनी को दिया गया था। और किस बजट से बना था, तो उस बजट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है उस बजट को। ठीक है, तो ये था आपके संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी और इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा शामिल की गई, इसके डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई, भारतीय सेना में शामिल किया गया एक स्वनिर्मित निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, उसका नाम है विभव। क्या नाम है दोस्तों, विभव। ये क्या होता है, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, मतलब स्वनिष्क्रिय का मतलब अपने आप ही निष्क्रिय हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ये बनाई किससे गई है, तो ये बनाई गई आपकी प्लास्टिक से बनाई गई, इसका निर्माण किया गया प्लास्टिक से। अब कितने दिनों के बाद, ये 120 दिन के बाद ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, अपने आप ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। इसकी जो भंडारण है, इसको रखने की जो क्षमता वो कितनी है, 10 साल है। भंडारण क्षमता कितनी है, 10 साल। और अभी हाल ही में से भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ओरोन ड्रोन किस देश ने लॉन्च किया। ओरोन ड्रोन किस देश ने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा दोस्तों इजराइल ने लॉन्च किया है। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील पहल किसकी सहायता से प्रारंभ करी। स्किल ऑन व्हील किसकी सहायता से प्रारंभ करी।
किसकी सहायता से प्रारंभ करी? स्किल ऑन व्हील किसकी सहायता से प्रारंभ करी? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे स्किल ऑन व्हील ये आपके वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा स्किल ऑन व्हील जो ये प्रारंभ किया गया और किसके लिए प्रारंभ किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए इसकी शुरुआत की जाती है। उसके बाद बात करते हैं किसकी सहायता से? तो NSDC तथा इंड बैंक की सहायता से इसकी शुरुआत की जाती है। और NSDC का फुल फॉर्म यहाँ पे देखें दोस्तों, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और इंड बैंक की सहायता से। टारगेट क्या था? तो टारगेट याद रखिएगा दोस्तों, 5 साल में क्या करना है? 5 साल में 60,000 युवाओं का स्किल डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य है। क्या करना है? 5 साल के अंदर 60,000 युवाओं का स्किल डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य है, ये इसका टारगेट है। ठीक है, तो आज के जितने भी सारे क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बस करंट अफेयर की क्लास को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा और नई जोश के साथ नए लेक्चर में। अगर किसी भी हमारे साथी भाई को अगर PDF चाहिए इसकी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। इसी नाम से बना हुआ है, मौर्य एजुकेशन 07 नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। उस पर जा कर के आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको डे बाय डे आपको डेली करंट अफेयर क्लास की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए बस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, टाटा बाय बाय।